रुक जाओ, पहले मैकेनिकली बताता हूँ। जैसे मान लो कोई यहाँ एक सपोर्ट डाला हुआ है और इधर से हमने फोर्स लगाया है, इधर एक लोड था, हेवी लोड था, ये आराम से देखो हमने फोर्स लगाया और इसे हमने उठा लिया। ये डिस्टेंस है ए, राइट में डिस्टेंस है बी, बीच में सपोर्ट है। जैसे वो सीसा वाला गेम नहीं होता पार्क में, एक साइड से दबाओ दूसरा उठ जाता है, कुछ ऐसे ही है अरेंजमेंट। तो एफ आपका एफर्ट है, लोड जो उठाया है डब्ल्यू ले लिया। तो अभी देखिए ये इक्विलिब्रियम स्टेज है, तो आप ये बताओ कि टॉर्क पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क इक्वल होना चाहिए ना, अगर हॉरिजॉन्टल इक्वल होना चाहिए ना, तो क्या होगा एफ का टॉर्क, एफ इंटू ए नहीं, और लोड का क्या टॉर्क होगा, डब्ल्यू इंटू बी है ना, डब्ल्यू इंटू बी, लोड अपॉन एफर्ट, ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है। ए बाई बी हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है, लिख लो आप। देखिए ए बी से ज्यादा है ना, एडवांटेज है, मतलब हम इजीली उठा लेंगे हेवी से हेवी लोड डिस्टेंस एडजस्ट करके। पुल्ली बना लो। देखो ये 3 पुल्ली लगा रखा है, तुम्हें मैकेनिकल एडवांटेज बताना है। चलिए आप ट्राई मारे देखिए, बताओ बच्चों, देखो आंसर क्या होगा। देखो जब किसी स्ट्रिंग को पुल करते हैं ना, डायरेक्टली टेंशन होता है, पहली बात ये जान लो आप। जब आप खींचते हैं डायरेक्टली वही टेंशन होता है, किसी क्वेश्चन में जाने की जरूरत होती नहीं है। तो इधर एफ होगा टी, इधर एफ होगा टी, यहाँ भी टी आएगा है ना, ये हम देखिए टी आ गया, यहाँ भी टी आ 2t आएगा, है ना, याद है ना ये टी सारे। जब स्ट्रिंग आप चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। जैसे देखो स्ट्रिंग ने चेंज कर दिया, रेड वाली अलग स्ट्रिंग है, यहाँ अलग हो जाएगा, ये डिफरेंट होगा, यहाँ अलग होगा, यहाँ लोग रस्सी अलग है ना, अलग हो जाएगा। लेकिन ये रस्सी देखो एक ही है, ब्लैक वाली हर जगह टी होगा। प्रेरणा क्लास में आ गई, शोर करना शुरू कर दिया। देखो हर जगह टी लगाना है, ब्लैक वाली हर जगह टी लगाना, रेड वाली जहाँ डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ 2t, यहाँ 2t, ये जो आपको लॉज ऑफ मोशन में सीखा हुआ है। एक एक दो दो क्वेश्चन कर लिया करिए, है ना। जैसे लॉज ऑफ, अरे बैठो 10 क्वेश्चन हर टॉपिक एक एक कर लो। अगर पूरा दिन का टाइम है तभी चक्कर में घुसा कर, पूरा दिन करने के लिए है तो आज जो करा हुआ उसे कर लो ना, जरूरी थोड़ी हर बार नए क्वेश्चन है। रिवीजन जो करा हुआ उसे एक बार कर लो, हर वेराइटी में जाओ। एक थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन कर लिया, एक लिफ्ट वाला कर लिया,
एक फ्रिक्शन का उठा लिया, डबल ब्लॉक उठा लिया, एक एक क्वेश्चन कर लो, आधे घंटे में हो जाएंगे 5-10 क्वेश्चन। करा हुआ हो तो हो जाएगा, पहले से किया होगा तो रिवीजन में हो जाता। ज्यादा पौन घंटा ले लेगा और क्या, चैप्टर लाइव हो गया हमारा। जब कोई एग्जाम आएगा तो हम सारे कर लेंगे। मतलब आप हफ्ते 10 दिन में ना एक एक बार सब चैप्टर में चले जाया करो। एटलीस्ट आपको सारे फॉर्मूले याद, तो आपके हेडिंग याद है, हर हेडिंग का एक दो क्वेश्चन, आपके 80% जान लो, मार्क्स हमेशा आते रहेंगे। वर्क और में गए, हर वर्क में चले गए, कोलिजन के 1-2 कर लिया, कितना टाइम लगता है 2 क्वेश्चन करने। जब आप एग्जाम देते हो सारे चैप्टर में जाते हो नहीं जाते हो, एग्जाम देते हो जाते ही हो, वैसे चले जाया करो। आवाज कट रही है, डू यू Yes, sir. Yes, sir. आवाज कट रही है। Yes, sir. सब ठीक है ये तो चलो मैं यह करता हूँ। तो आप देखिए इसमें इधर लोड के पास आ जाइए, तो CT हो गया W, नहीं CT आ गया W, तो T हमारा देखो कैपिटल F है। लोड अपॉन एफर्ट कितना है देखो 3 है, समझ आया, 3 है। इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया करो। कोई भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप, किसी भी एग्जाम्पल में जाके ये चीज आप कर सकते हैं। जैसे आप इंक्लाइन प्लेन है, यही मेडिकल में आया था बहुत पहले, मुझे लग रहा है 2005 के पहले आया था, 15-20 साल हो गए। इस पर लोड दिखा दो W या mg जो भी है, मास, और फोर्स लगाना हॉरिजॉन्टल, ठीक है जी। F हॉरिजॉन्टल है, मास mkg है। बताइए क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज एंगल थीटा है। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज निकालते समय एक्सेलरेट नहीं करना होता है, उसे पकड़ के रखना है बस, आपको उनको होल्ड करके रखना है, उसी समय की बात होती है, सिस्टम एक्सेलरेटेड नहीं होता। फोर्स को रिजॉल्व कर दो, ऊपर की तरफ करो, रिजॉल्व करो, कितना आएगा, F कॉस आएगा, डाउन टू द प्लेन आया mg साइन थीटा, मतलब W साइन थीटा। बस इन दोनों को इक्वेट कर दो, W/F निकाल लो। देखिए कॉट थीटा आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज, ये आंसर है। रफ कर दूं, समझ आ गया। चलो प्रॉब्लम देखो ऐसी आएंगी, जरूरी नहीं है, मतलब 2-4 मैंने बता दिए हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी आप ध्यान रखना। तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे टेम्परेचर में पहला पॉइंट था। अच्छा, टेम्परेचर क्या डिसाइड करता है, कैसे पता लगेगा कोई बॉडी में टेम्परेचर है कि नहीं है। तो अगर आप 2 डिफरेंट बॉडी को आप कांटेक्ट में रखेंगे ना, देखो
जैसे अलग अलग बॉडी रख लिया, मान लो पहले वाले में 20 कैलोरी हीट है, दूसरे वाले में 50 कैलोरी हीट है। बताओ हीट का फ्लो ए से बी होगा या बी से होगा? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट कहाँ होगा, ए से बी, बी से ए? दे दो। ले आओ, थोड़ी सी दिया करो। मैं आप श्योर हो कहाँ से कहाँ तक हुआ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट? बी से ए। सर बोथ डायरेक्शंस में होगा। दोनों डायरेक्शन में होगा? कहाँ दिमाग लगा रहे हैं? रुक जाओ, टेम्परेचर बताएंगे। इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस। बताओ कहाँ से कहाँ हीट फ्लो होगा? ए से बी होगा ना। हीट फ्लो कौन बताएगा, टेम्परेचर या हीट? टेम्परेचर की कंडीशन है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को डिटरमाइन करती है। हीट नहीं बताती है, टेम्परेचर बताता है। राइट, इट डिटरमाइंस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। वैसे तो डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस वो पुरानी डेफिनेशन है, कोई बॉडी कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है टेम्परेचर बताता है। बट एक्चुअली अगर आप दो बॉडी कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बता देता है कि किसका टेम्परेचर ज्यादा है किसका टेम्परेचर कम। ठीक है ना। हीट के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल टेम्परेचर नहीं होता, मास भी होता है। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है, समझे आप, तो 10 डिग्री सेल्सियस है, मास ज्यादा है तो उसके पास हीट ज्यादा है। बॉडी का 10 डिग्री सेल्सियस है, मास उसका कम है तो हीट उसमें कम है, क्योंकि मास हीट ms डेल्टा टी होता है ना। लेकिन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट सिर्फ टेम्परेचर बताना है। समझ गया? और इसके बाद टेम्परेचर मेजरिंग हम लोगों ने स्केल पढ़ा था। स्केल में C/5 रिलेशन था, F-32/9 था। देन आपने K-273.5 मैंने बताया था 273.515 ये केल्विन स्केल में है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 इज द फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन स्केल। और फिर पैरेलल बताया होगा 273.16 ये ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है। याद है नहीं है? एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप उसमें ये क्यों लेते हो इसमें ये क्यों लेते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ एनसीईआरटी के कंसेप्चुअल क्वेश्चन हर चैप्टर में जाके पढ़िए, देखना ज्यादातर आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि तुमने जिंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं है, न 11वीं 12वीं। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल तूने 12th में किया होगा, बट वो जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले ना वो तूने नहीं पढ़ा होगा। वो सीधे एग्जाम टाइम पे या एसएल वगैरह से इधर उधर से पढ़ लिया होगा। एनसीईआरटी थोड़ी ना आपने पढ़ा हुआ है, जिसमें 3-3 4-4 रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं, थिंग्स टू पॉन्डर वाला पेज होता है, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम होती है आंसर देने में। क्योंकि आजकल वो 12वीं वाले बच्चों का चल रहा है ना एनसीईआरटी। मैं देख रहा हूँ कि मैं भी जिंदगी में मैं इनफैक्ट मैं पहली बार एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। मतलब मैंने कभी आज तक किया ही नहीं इतने सालों से, 93 से देखो आज तक हो गया। मैंने कभी एनसीईआरटी आज तक ढंग से नहीं पढ़ी थी। वो बच्चे एक एक लाइन क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पता लग रहा है कि यार इसमें तो बहुत अजीब अजीब चीज पूछी हुई है। न्यूमेरिकल तो बच्चे कर लेते हैं, न्यूमेरिकल तो करे होंगे आपने भी, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप नहीं कर रखे। ध्यान रखना, पढ़ लो ना, टाइम निकाल के पढ़िए एनसीईआरटी भी। तो अपॉन यहाँ भी 5 आया था नहीं। अच्छा, अब इसमें एक चीज जान लेना बेटा, जब डेल्टा सी, डेल्टा डिग्री सेल्सियस, मतलब किसी टेम्परेचर का डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में निकालो और आप डिग्री केल्विन निकालो, बात एक ही है कि नहीं है? नहीं, जैसे आप 27 डिग्री सेल्सियस 127 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस देख लो, 100 डिग्री आया। अब आप इनको जरा केल्विन बना लिया, केल्विन में यहाँ भी ऐड करोगे 273, इसमें भी ऐड करोगे 273, तो आप डिफरेंस देखो, अगेन 100 नहीं है। इसका रीजन ये होता है कि दोनों के डिनोमिनेटर में 5 है, इसलिए डेल्टा सी डेल्टा के इक्वल होता है।
समझ गए? जहाँ सिंगल टेम्परेचर होगा वहीं आप केल्विन बनाया करो, जहाँ डेल्टा होगा वहां बनाने की जरूरत नहीं है। आप केल्विन लो, सेल्सियस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखो सी और एफ वाला देखना, C इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, ठीक है ना? 5/9 F माइनस 32। अब देखना जरा, यहाँ अगर मैं डिग्री सेल्सियस का चेंज देखूं, डेल्टा C का चेंज देखिए, राइट हैंड साइड डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज देखो, ये इक्वल नहीं है, 5/9 का डिफरेंस है। कहीं आपको फ़ारेनहाइट का चेंज दिया हो, डिग्री सेल्सियस निकालो तो 5/9 मल्टीप्लाई करिए। या डिग्री सेल्सियस दिया है, क्या आपको फ़ारेनहाइट चेंज बताना तो 9/5 ले लेना इधर आके। पॉइंट समझ में आया? ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका ये नहीं कि आप अरे ये तो सुना हुआ लग रहा है यार, केल्विन स्केल, पेज स्किप करके आगे चले गए आप। छोटी छोटी चीजें पूछ रहे हैं आप, उसमें गलत कर रहे हैं। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि C ग्रेटर है कि F ग्रेटर है, क्या आंसर देना चाहते हैं? C ग्रेटर F, लेस F या इक्वल टू F? ये ऑल ऑफ दीज 4 ऑप्शन बना दिया। क्वेश्चन है सीधे ऑप्शन है, C ग्रेटर देन F, लेस देन F, इक्वल टू F, सारे सही हैं। सर C लेस देन है, किसी को नॉलेज नहीं है? माइनस 40 डिग्री से भी इक्वल नहीं होते दोनों। -40 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल नहीं होते हैं। तुम लोग याद क्यों नहीं आ रहा है कि इक्वल भी होता है? इसका मतलब -40 डालने पे कुछ और हो रहा होगा, -40 से कम डालने पे कुछ और हो रहा होगा। नहीं, अब एक काम करो ना, लास्ट रिलेशन ले लो, ये C इक्वल टू 5/9 F, वेरीफाई कर लो, रटने वाली बात नहीं, वेरीफाई करो। सेकेंड लास्ट लाइन ले लो, फिजिक्स को ना थोड़ा सा आप लोग, जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल पूरी जिंदगी थोड़ी आना है। ग्रेविटेशन देखो न्यूमेरिकल कम था, सॉलिड में न्यूमेरिकल कम है, फ्लूइड में कम है, यहाँ भी कम होगा, थर्मोडायनामिक्स में न्यूमेरिकल कम ही रहेगा, वेव में न्यूमेरिकल कम होते हैं, एसएचएम में थोड़े ज्यादा होते हैं, है ना? मैकेनिक्स ही तो न्यूमेरिकल है, जा रहा हूँ ना, और क्या है भैया? लॉज ऑफ मोशन में जाओ तो आपको पुल ही कर लेंगे, लिफ्ट कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन निकालना आराम से कर सकते हो। दिक्कत कहाँ है? थोड़ी सी फ्रिक्शन में है, डबल ब्लॉक। पूरा चैप्टर थोड़ी बेकार हुआ पड़ा है कि आपको एकदम से हिल गया, कॉन्फिडेंस से गायब हो गया, हो ही नहीं रहा। 10 टॉपिक है, मुझे एक आध नहीं आता तो 7-8 तो हम फिर भी पढ़ सकते हैं उसमें से, है कि नहीं? तो मुझे नहीं लगता कि आप एकदम से घबरा जाओ जो फिजिक्स मेरे से होगी नहीं। तो आप फिजिक्स थोड़ा सा जाओ करो, और जैसे जैसे फिजिक्स आपको आने लगेगी ना तो आपको कॉन्फिडेंस बाकी सब्जेक्ट में बढ़ जाए, क्योंकि फिजिक्स जिसको आग आती है ना तो वो अंदर से बड़ा फूल जाता है, फूल के कुप्पा हो जाता है, मेरा तो हो जाएगा सिलेक्शन। आपने देखा है क्लास में कभी? जिसको फिजिक्स आती है वो हमेशा अंदर से कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे इस साल नहीं होगा अगले साल हो जाएगा, हो जरूर जाएगा। टीचर भी कहता है तेरी फिजिक्स अच्छी है तो हो जाएगा, साथ के बायो वाले भी बोलते हैं तेरी फिजिक्स अच्छी है तो हो जाएगा। हमेशा देखना, बायो टीचर जब भी बोलेगा ना, हमेशा कंडीशन अप्लाई कर देगा, फिजिक्स अच्छी है इस साल 2 साल, फिजिक्स अच्छी नहीं है तो आप बाकी कॉन्फिडेंस मिल जाए। अरे कौन बच्चा है यार? नवीन कुमार, तुम लोग क्या जरूरत पड़ती है स्पीकर ऑन करने की? मत किया करो, डाउट पूछना मत करना। इसलिए बेटा जो सब्जेक्ट आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा उसे जल्दी से ठीक कर डालिए, तो आप 100% अच्छे हो जाए। और जब पढ़ते वक्त हमेशा हर चैप्टर के जो डिफिकल्ट टॉपिक हैं, जो परेशान के टॉपिक, से जरूर मार्क करना और उस पर हमेशा नजर रखना, उस पर नजर भी रखिए, उसको ठीक भी करिए। जैसे आप समझ लो कि मैं ये लिंक बनाता हूँ, ये 4 ने लिंक बना दिए हैं, दिख रहा है 4 लिंक, है ना? यहाँ मैंने नीट का एक बहुत बड़ा लोड लगा दिया है। अब आप बताओ कि किस पे नजर ज्यादा रखनी होगी तुम्हें, है?
ऊपर से तीसरी पर खुली बीच में, देख रहे हो लिंक खुला हुआ है, कभी भी खुल जाएगी, गिर जाएगा पूरा लोड। समझे, ये लिंक जो खुला लग रहा है ना बीच में से, घुस जाएगा, कुछ भी टूट जाएगा यहाँ से, और टूटने वाला है। समझ लो जैसे आप नेकलेस पहनते हो, एक आध लिंक खुली हुई, अब भैया उसका तो ध्यान रखोगे यार, ऐसा नहीं पहन ले जाए, गिर जाए, खुल जाएगा नहीं। तो ये क्या है, सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में अपना एक लिंक है जहाँ पे लूज है, चाहे बायो है, चाहे केमिस्ट्री, चाहे फिजिक्स, तो उसका आप ख्याल रखिए, क्योंकि वो कभी भी खुल जाएगा। जब भी क्वेश्चन को इस पे डालेगा तो आप वो फैल जाएगा, तो उस पर थोड़ा सा टाइट हो जाइए यार, हाँ मुझे सपोर्ट देना पड़ेगा क्योंकि ये खुल सकता है। ये एक प्लानिंग होनी चाहिए आपकी, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस आप पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। एनालाइज करिए, डिफिकल्ट टॉपिक हर बार निकालिए, हर पेज पे देखो तेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कितनी मिली, उसे हाईलाइट करिए, ऊपर बुक मार्क लगाइए, सो दैट एग्जाम टाइम पे सारे लाइनें ना पढ़नी पड़े फिर से। एक पेज में पूरा पढ़ा इतनी मेहनत से तो 10-5 पॉइंट मिलेंगे, उसको आप हाईलाइट कर लो। बायो में एनसीईआरटी में भी कर लो, हर जगह कर लो। सेकंड टाइम मुझे यार सब लाइनें ना पढ़ना पड़े, कि 2-4 लाइनें हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बाकी मुझे क्या करना है, बाकी छोड़ दो, कोई जरूरत ही नहीं। ऐसे केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, मेहनत पहली बार ज्यादा करनी पड़ती है, उसके बाद देखना उसके 1/3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाएंगे, ऊपर हाईलाइट कर लो। सेकंड रिवीजन जाना देखना, उसमें से भी अगर 10 क्वेश्चन किया ना, 10 में से 3-4 रह जाएंगे, जो एग्जाम टाइम पे जाके देखना पड़ता है। एग्जाम के समय तो एक दो पेज पे 1 ही 2 क्वेश्चन होते हैं जो आपको ध्यान रखना होता है, बाकी सारे ऐसे याद हो जाते हैं। पढ़ने का तरीका होता है, आप हमेशा इन्वॉल्व रहिए, लगे रहिए, हो जाएगा। चलो मैं तो हमने बोला कि ये 5/9 f-32 वाले लाइन में ले लेता हूँ, और एक बार हम लोग इसमें डाल देते हैं -40 डिग्री डालना, फ़ारेनहाइट को -40 डालना, दिखना सी कितना आ रहा है। -40 आ रहा है ना, ओके, सी -40 आया। जरा 0 डिग्री डालना, पुट F0, -5/9 टाइम्स ऑफ 32, जो भी आएगा नेगेटिव तो आएगा, नेगेटिव तो आएगा ही, नहीं आएगा तो सी तो लेस देन एफ होगा इस केस में। अगर आप 0 डालेंगे, सी इज लेस देन एफ। अब आप डाल दो -50, पुट F इज इक्वल टू -50 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखना कितना आ रहा थी, 5/9 -50 -32, देखना -50 ज्यादा आ रही है, कम आ रही है? -50 से नंबर कम आएगा ना, लेस नेगेटिव आया, -50 था, -50 से कम आएगा ये, 5/9 है ना, 45 समथिंग है, -50 से तो कम आया ना, लेस नेगेटिव आया ना, तो यहाँ सी ग्रेटर देन एफ हो गया। -50 -45 पॉइंट समथिंग, तो नेगेटिव साइन भी तो लगा है साथ में, तो सी ग्रेटर देन एफ हो गया। देखा तो बेटा कुछ भी हो सकता है, तीनों ऑप्शन मेरे सही हैं। अच्छा, मान लो सपोज करो कि हमने एक लाइन बना दिया है, एफ को वाई पर लिया है, सी को एक्स पे लिया है। देखा हमने लाइन कुछ ऐसी ड्रॉ हुई, एफ वाई पर लिया है, जैसे हम लोगों ने एक्स पर लिया है, तो आपको बताना है कि इसका एंगल जो भी बना, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। चलिए बताइए आंसर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन थीटा?
साइन थीटा 45, क्या बता रही है? पहले तुम एफ सी का रिलेशन लिख लो, क्या रिलेशन आया था अभी ना? एफ देखो आ गया, एफ आ गया 9/5c, 9/5c प्लस इधर गया 32, ये है ना। आपने एफ को वाई एक्सिस से रिप्लेस कर देना है, 32 कांस्टेंट है, 9/5 एक्स थी को आप एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, सेल्सियस स्केल हो गया एक्स, ये सी बड़ा वाला 32 कांस्टेंट है, तो सेल्सियस नहीं है, 32 कांस्टेंट नंबर है ना। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन बनी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लोग कितना 9/5, तो 9/5 होगा tan थीटा, लोग tan थीटा होता है ना 9/5 नहीं, लोग इज 9/5, ट्रायंगल बना लो एक, थीटा यहाँ लिखो 9/5, पाइथागोरस लगा लेना, ये आ गया 81 प्लस 25, साइन थीटा क्या होगा 9/√81 प्लस 25, ये देखो आंसर है। पॉइंट क्लियर हुआ? तो एक सड़ा सा टॉपिक था ये, इतनी सारी प्रॉब्लम्स में आ गई, ठीक है जी। तो आप किसी टॉपिक को हल्का नहीं लेना है, आप हर किसी को करना है। रफ कर दूं बच्चों, ये आप लोग समझ गए? यस सर। ब्रेक अपना नहीं फेंक देना है, पी लिया था तुमने, मीठी थोड़ा ज्यादा थी। मैं पूरे दिन में 1 कप चाय पीता हूँ बस, वैसे 4 बार पीता हूँ, पीता 1 कप, 2 बार पीता हूँ रख देता हूँ, आगे पड़ी लगता मैं पी रहा हूँ, मतलब लास्ट में फिर ले जाओ। मिठाई खाता ना, थोड़ा सा मिठाई मुंह में डाल के रखता हूँ, उसे हटाता नहीं, रखे रहता हूँ बहुत देर तक, तो पूरा नहीं खाता, थोड़ा सा डाल के रखता हूँ बहुत देर तक, तो लगता है मैंने ढेर सारी मिठाई खा ली, तो पूरा नहीं खाना पड़ता है। आप लोग निकल जाओ, तो मतलब खाया क्या, फिर खाया नहीं मिठाई, चॉकलेट खाते हो ना, जैसे हेल्थ तुम्हें प्रॉब्लम नहीं, हेल्थ इशू अगर किसी को है ज्यादा, जैसे मगर आप ज्यादा मोटे हो जाते हैं, थोड़ा सा चॉकलेट ले लो, रखे रहो मुंह में, आपको उसको निगलते क्यों, थोड़ा से ही उतना हो जाएगा। अगर खाते रहोगे तो पूरा एक बड़ा सा पूरा चॉकलेट का पैकेट ही चाहिए तुम्हें, फिर तब जाके लगेगा हाँ कुछ खाया। आप थोड़ा सा लेके मुंह में देर तक रखे रहो, तो आपको लगेगा कि मतलब मैंने ढेर सारा खाया, इसलिए आपको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगी। है करती हो तुम? गुड, सही करती है लड़की, देखो समझे ना। मैंने अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, तो पिछले 20 साल हो गया मुझे, पता नहीं 20-25 साल हो गया होगा, मेरा वेट 63.5 से 63.5 फॉर 64 भी नहीं होता, मतलब वहीं आसपास घूमता है। तो मेरे सिर्फ बाल ऊपर से निकल गए, फेस में थोड़ा चेंज आया, अदरवाइज मुझे कोई देखता है ना, कहता है कि यार 25 साल पहले तुम ऐसे ही थे। तो मैं अपने खाने पीने का मतलब पूरा ध्यान रखता हूँ, तो आप लोग इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी ध्यान रखो, फिट रहेंगे, हेल्थ अच्छा रहेगा, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे लोगों का इलाज करेंगे। आज कितनी डेट पर 19 है, देखना पैकेज में कोई टेम्परेचर प्रॉब्लम है,
इनिशियली देखना होगा तो होगा, लेवल 1 वगैरह देखना, हम अटेंडेंस ले रहे हैं अभी। आंचल प्रेजेंट है? आदित्य यादव, अक्षर, अंजलि कुमारी, आस्था गुप्ता, आयुषी शर्मा, दिशा भाटी, हर्ष, ज्योति सिंह, कनिष्का श्रीवास्तव, खुशी सागर, लक्ष्य, पापा मैत्री, नवीन, तो घर बैठा हुआ है, पार्थ प्रेजेंट है, तीसरा प्रेजेंट है, विदुषी प्रेजेंट है, बादल एब्सेंट है। और कोई है जो नाम नहीं लिया? विदुषी है, त्रिषा है, क्या नाम बेटा? हाँ, तेरा कर दिया, कर दिया। हर्ष पढ़ा ना? हर्ष क्या है फिर? हर्ष विश्वकर्मा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 15 बच्चे हैं। 15 है ना? है कोई लग रहा है कोई न्यूमेरिकल है टेम्परेचर से कम होगा ना? क्या देखियो? अरे नहीं, कैलोरीमीटर का है, फर्स्ट वाला है बस है? नहीं, एक्सपेंशन वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का। अच्छा ठीक है। हाँ 15 है, फर्स्ट है 15 है, और इसके बाद क्या है कर? अच्छा 16, फर्स्ट 15 16। फर्स्ट वाला देख लो, बाकी ट्राई कर लेना। फर्स्ट वाला देख लो बस, ज्यादा मत करो, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते। फर्स्ट वाला देखो आप। तो देखो, फॉर एनी स्केल फॉल्टी हो चाहे करेक्ट हो, फॉर एनी स्केल टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट जिसे हम बोलते हैं आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। आप किसी भी सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से राइट हैंड साइड कंपैरिजन कर सकते हैं जिसमें आपको आंसर देना। हर स्केल का अपना एक लोअर फिक्स पॉइंट होगा जिसे हम आइस पॉइंट बोलते हैं, एक अपर फिक्स पॉइंट होगा जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट अपॉन बॉइलिंग माइनस आइस पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे आप देखिए क्वेश्चन, तो उसमें आइस पॉइंट दिया होगा बताना बेटा पेज नंबर। यस, आइस पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट 10 डिग्री है, तो देखो आ गया 10 डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट 190। हाउ मच विल फॉल्टी थर्मोमीटर रीड्स? यहाँ टी लिख लेते हैं। व्हेन एक्चुअल टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस ये सेल्सियस स्केल में है, तो राइट हैंड साइड लिखेंगे आप सेल्सियस स्केल माइनस 0 बिकॉज उसका आइस पॉइंट 0 होता है, 100 माइनस 0।
जैसे को platinum resistance thermometer, radiation pyrometer, radiation pyrometer, pyrometer जैसे टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट्स मेजर करते हैं उसमें यूज करते हैं, सन टेम्परेचर, स्टार्स टेम्परेचर, या फिर टेम्परेचर ऑफ फर्नेस जहां आप जा नहीं सकते हो। जो बड़े बड़े फर्नेस लगती है ना, केमिस्ट्री में देखा होगा ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताते हैं, वहां आप जा नहीं सकते, कोई थर्मोमीटर लगा नहीं सकते हैं, तो उसके रेडिएशन से मेजर करते हैं, राइट। रेडिएशन पायरोमीटर जो होता है फर्नेस टेम्परेचर मेजर करता है, लॉन्ग डिस्टेंस प्लैनेट स्टार का टेम्परेचर मेजर करता है, और इसमें यूज होता है स्टीफेंस लॉ। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आजकल हम आपको ज्यादा बता पा रहे हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि पायरोमीटर जो है वो कहाँ यूज होता है, समझ गए। तो जितने भी थर्मोमीटर बनाए गए हैं उसमें कंडीशन है कि इसका जो वेरिएशन आएगा, चाहे लेंथ या वॉल्यूम, दैट शुड बी लीनियर विद टेम्परेचर। नोट लिख लीजिए, इन ऑल थर्मोमीटर द फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड must vary linearly with temperature. सभी लीनियर वेरिएशन होना चाहिए, समझ आया। और कुछ फॉर्मूला बता दूं आपको, रेजिस्टेंस वाला मैं बता रहा हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। हम क्लास 12 में रेजिस्टेंस पढ़े हैं, हम जानते हैं कि जो T डिग्री का रेजिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू R एट 0 डिग्री 1 प्लस अल्फा इंटू T। याद है आपको ये फॉर्मूला, करंट चैप्टर में था नहीं, वेरिएशन ऑफ R विद टेम्परेचर। जैसे आप बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल दो, बॉइलिंग वाटर में R 100 ले लेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस, अगेन R नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू 200, पहले वाले सल्फा निकालना, RT माइनस R नॉट डिवाइडेड बाई R नॉट इंटू T होगा ये। दूसरे सल्फा बताना, R100 R नॉट इंटू 100। बेटा दोनों अल्फा सेम है, अल्फा एक ही है ना, कंपेयर करिए, दोनों को कंपेयर करिए, T निकालिए, फाइंड कैपिटल T। सर RT माइनस R नॉट बाय में R100 माइनस R नॉट इंटू में 100। आ गया ना फॉर्मूला, बना कोई फॉर्मूला नहीं बना, क्या है बताना जरा। RT माइनस R नॉट
और 100 माइनस आर नॉट इंटू 100 कहीं देखा है फॉर्मूला? तुम्हारी बुक में भी होगा पीछे, फॉर्मूला है क्या देखना? 11th के पैकेज में तो था। बताना पेज नंबर। देखो पायरोमीटर भी है, तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है थोड़ा सा ना पढ़ो तो। पायरोमीटर देखो, डिवाइस बेस्ड ऑन स्टीफेंस लॉ व्हिच सेज रेडिएशंस रिसीव्ड इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। हम जानते हैं इट मेजर्स वेरी हाई टेम्परेचर। पायरो मीन्स फायर, सेल है फर्नेस एक्सेट्रा। टेम्परेचर ऑफ सन इज मेजर्ड बाय पायरो हेलियोमीटर। पायरो हेलियोमीटर ऋतिक पढ़ ला दे। अंडरलाइन कर ले, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो पायरो हीलियो भी साथ में हेलियो लगाएंगे वो। थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मामीटर क्लास 12 का है, ये सिलेबस हट गया है, पहले था ये, और एनसीईआरटी भी इसको नहीं पूछती है। क्लास 12 में सीबेक इफेक्ट है, उसमें थोड़ा सा आइडिया मैं दे दूंगा जब जाऊंगा तो। 2-3 न्यूमेरिकल सीबेक इफेक्ट के हैं तुम्हारे प्रीवियस ईयर मेडिकल में, क्लास 12 करंट में। प्लेटिनम रेजिस्टेंस जैसे आपने देखा अभी। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में क्या वेरी करेगा? कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या वेरी करेगा? गैस में प्रेशर वेरी करेगा। तो जहां रेजिस्टेंस दिख रहा वहां प्रेशर डाल दो, जहां रेजिस्टेंस दिख रहा वहां प्रेशर डाल दो, सब कुछ वही। देखिए P at T डिग्री सेल्सियस माइनस P at 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन P at 100 डिग्री सेल्सियस माइनस P at 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 100। जहां जहां R दिख रहा वहां प्रेशर डालो। अब जैसे कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर लिखा है तो क्या वेरी करेगा? वॉल्यूम वेरी करेगा। प्रेशर रिप्लेस बाय वॉल्यूम। मरकरी थर्मोमीटर में क्या वेरी करता है? तो मरकरी देखते ऊपर नीचे हो क्या बढ़ता है? लेंथ बढ़ता है। थर्मोमीटर के एक बार बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल दे, क्या टेम्परेचर मेजर किया, एक बार आइस के अंदर डाल लो क्या है, और एक आपको लेंथ वो पूछेगा कितना है। कोई सा भी थर्मामीटर हो फॉर्मूला यही है। पर रेडिएशन पायरोमीटर अलग है, थर्मोमीटर अलग है, ये सब आपको नीचे वाले नहीं देखना है। न्यूमेरिकल डिटो फार्मूले पे डायरेक्ट आते हैं, आएगा तो कर लेना। एग्जांपल देख ले 4 और 5 डायरेक्ट फार्मूले पर ही है, जब आएगा तो हम कर लेंगे, ज्यादा कोई परेशानी बात नहीं। और भर कर रख दे यहीं पे। गलत लाइन है ये, गलत नहीं दिखाना चाहिए। बताओ तुम बताओ, वाटर का एक्सपेंशन किसी ने जानते हो कि वाटर एक्सपेंशन कैसे होता है? 4 डिग्री पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है? वॉल्यूम मिनिमम। तो 0 से 4 तक वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? डेंसिटी मैक्सिमम। वॉल्यूम बताओ 4 डिग्री के बाद लीनियर वेरिएशन आएगा। क्यों यूज करेंगे फिर? आप जो जानते हो ना उसको यूज करिए। जब भी कोई चीज गलत हो रही है तो आप अपने दिमाग में डालो कि यार वाटर का वेरिएशन, मैंने कहा कि जो क्वांटिटी यूज करेंगे दैट शुड बी लीनियर वेरिएशन विद टेम्परेचर। अगर नहीं आपको पता लग रहा है तो आपको शायद ये गलत बात है। एवरीवन नोज कि 4 डिग्री पर डेंसिटी उसकी मैक्सिमम होती है, इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म वेरिएशन हो ही नहीं सकता, वो तो 0 से 4 में वेरी कर गया है ना। तो ऐसी चीजों को हम नहीं यूज कर सकते। हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है मेडिकल बच्चों की? थ्योरी पढ़ना। बट हम फिजिक्स में क्या करने जाते हैं? हमारा ज्यादा इंक्लिनेशन बताओ किधर होता है? न्यूमेरिकल, वो हमें होता नहीं है। जो हम कर सकते हो हम करते नहीं है, तो हम कहीं के भी नहीं रहते। स्ट्रॉन्ग पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर लो, जो वीक पॉइंट है उसमें ज्यादा करके जितना डालना है डाल दे। वो तो हमारे लिमिट में नहीं है, लेकिन थ्योरी पर तो हमारे लिमिट में है। हर पेज जैसे ना, हर पेज पे जाओ, कुछ मिले अंडरलाइन करो। वैसे तो टेलीग्राम ग्रुप आप ऐसे तो नहीं बना सकते, लेकिन आपकी अगर सेम स्कूल है, आप अंदर से पहले से जानते हैं, है ना, तो आप अपना सेपरेट ग्रुप 3-4 लोगों का बना सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी के 1 to 5 पेज एक बच्चा पढ़ेगा,
या पैकेज 1 to 5 एक पढ़ेगा, दूसरा 6 to 10 पढ़ेगा। और अंडरलाइन करिए, जो जो हाईलाइट करो उसको फोटो डालो, ग्रुप पे शेयर कर दे, मैंने पढ़ा है, मुझे ये लाइन इंपॉर्टेंट लगी है। और लेकिन वो 5 बच्चे हैं तो भैया हर किसी को 5 पेज पढ़ना पड़ेगा इन दैट डे। शाम को हर किसी को 5 पेज की हाईलाइटेड चीजें डालनी पड़ेगी। और लगता है तुम्हें नहीं कर रहा हो, ग्रुप से एग्जिट कर दो उसे। 3 ही रह जाओ, 2 रह जाओ, चलेगा। वो काम करने वाला बच्चा चाहिए। तो एक दिन में आप 25 पेज पढ़ लेंगे, आपको सारे पेज थोड़ी ना पढ़ना है। हाईलाइट कर दिया उसने, पढ़ लो आप भी, आप पेज उसको दे दो, वो पढ़ लेगा तो अपना पेज वो दे दे। लेकिन मेहनती चाहिए चारों पांचों, ये नहीं बस अकेले करे जा रहे हो बाकी सब मौज ले रहे हैं। तो ये ग्रुप अगर बन जाए तो ये बहुत अच्छा होता है, इस तरह से जल्दी काम हो जाता है ना, जल्दी हो जाता है। तो ये चारों पांचों के सिलेक्शन हो जाएंगे। अब एक बच्चा पढ़ेगा तो उसको 25 पेज पढ़ने पड़ेंगे, पूरा दिन लग जाएगा। तो आप अपना जो है, आपको लगता है कि आप में कोई मेहनती बच्चा है, आपके दोस्त में 2 ही बना लो, मत बनाओ ज्यादा, 3 बना लो ग्रुप। अच्छा लेकिन होना चाहिए जो पढ़ने वाला बच्चा। अब घर बैठ के तो लग नहीं रहा, जैसे क्लास में आप जाते हैं तो पता लगता है कि यार ये भी मेहनत बहुत करता है, ये भी मेहनत बहुत करता है, इससे डाउट बार बार जो पूछता है इसका मतलब मेहनत करता है। तो बना लिया ग्रुप 2-4 का, अपना करे जा रहे हैं मेहनत सर। और फिर टाइम मिलेगा तो फिर जाके और पढ़ लेना। लेकिन जो मेन पॉइंट लगा वो सारी उसने हाईलाइट कर दिया है। बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स भी है। आप देखिए बहुत जल्दी आपके काम हो जाए। जैसे हम टीचर हैं, हम सारी बुक नहीं कर सकते। बच्चा कोई डीसी पांडे करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई शिव वर्मा करता है, हमसे डाउट पूछता है तो मेरे सारी बुक हो जाती है। मैं कहाँ सारी बुक कर सकता हूँ। ये फायदा मिलता है। आप इस चीज को ना थोड़ा सा देखिए। अगर बच्चा लेकिन वही हो जो ग्रुप में सिर्फ पढ़ाई लिखाई, जैसे टेलीग्राम में हम लोग सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं ना, बस कोई हैप्पी नहीं, कुछ नहीं, कुछ किसी का बर्थडे वगैरह क्या कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसा ग्रुप बनाना जिसमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही है, और उसमें अगर लग रहा है तो बदमाशी कर रहा है तो आप उसको हटा दीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप मत बनाइए। टेलीग्राम पे नंबर नहीं आता, बट बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं आप उसको लेके तो ही ग्रुप बनाना, कि वो आपके साथ मेहनत करेगा। ऐसे लेके मत बैठ जाना कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है, तुम्हारा भी अपना। चलो, ये छोटी छोटी बेटे प्लानिंग होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है? देखो, आप जानते हैं कि जैसे बहुत सारे एटम्स हैं और ये सभी ऐसा हमें लगता है कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है। मतलब ये तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। अब तो सॉलिड मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में सॉलिड हट गया, लेकिन पढ़ा तो होगा ना आप लोगों ने, सॉलिड पढ़ा हुआ है ना। तो आप जान ही रहे हो कि हर एटम पड़ोसियों से कनेक्टेड है ना, हर एटम पड़ोसियों से कनेक्टेड है। और एटम में कोई ये गैस तो है नहीं कि आइडियल बना लो, इनके बीच अच्छा खासा फोर्स भी लगता है, तो मैं एक स्प्रिंग भी लगा देता हूँ। हर 2 एटम में एक स्प्रिंग जैसा फोर्स है, इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। इंटर एटॉमिक फोर्स। जब हमारा एटम वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में होता है? किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। एटम का कोई अता पता थोड़े ना किस डायरेक्शन में करेगा, एक्स वाई जेड कहीं भी हो सकता है ना। एटम के वाइब्रेशंस किसी भी डायरेक्शन में होते हैं। ये एटम से रिजिडली कनेक्टेड है, हर एटम आसपास की एटम से रिजिडली कनेक्टेड है, और सभी एटम वाइब्रेट करते रहते हैं। क्लियर? एक्स में, वाई में, जेड में। तो जैसे एक्स में करेगा ना तो इसमें 2 एनर्जी होगी, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी और स्प्रिंग भी तो कंप्रेस होगी ना, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। हर एक्सिस में 2 एनर्जी बनती है, एक पोटेंशियल, एक काइनेटिक। काइनेटिक अपने मोशन वाली, स्प्रिंग जैसा जो को फोर्स है ना, इसमें बनेगा पोटेंशियल। तो इसमें 2 एक्स में, 2 वाई में, 2 जेड में। तो हर एटम के अंदर देखा जाए तो पॉसिबिलिटी है 6 एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी बनेगी, 2 पर एक्सिस,
समझ गए? ये पॉसिबल है कि 2 पैराक्सिस एनर्जी बनेगी। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 6 है। जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम? सुना हुआ है? तो 6 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। एटम की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6, पर एक्सिस 2, 3 ट्रांसलेशन हो जाएगी, टोटल 3 हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी वाली, पोटेंशियल एनर्जी वाली। बट सर एक एटम तो एक एक्सिस पे 2 स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है ना, एक लेफ्ट और एक राइट। कितनी स्प्रिंग लगी हैं दोनों के बीच में? नहीं, वो उसके साइड वाले से भी तो जुड़ा होगा ना अपने। जुड़ने पे हर एक्सिस में पोटेंशियल सबकी हो जाएगी। कोई जरूरी है कि स्प्रिंग की हो? पोटेंशियल जिससे भी आ जाएगी सबकी हो जाएगी। एक पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है, काइनेटिक एनर्जी आएगी एक एक्सिस में। चार स्प्रिंग जोड़ दो, उससे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी तो एक ही बोली जाएंगे, सबकी एनर्जी तो जोड़ देंगे, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और क्या है, पोटेंशियल के टर्म थोड़ी 1000 हो जाएंगे। तो याद रखना डिग्री ऑफ फ्रीडम एटम में सिर्फ 6 होता है और कुछ नहीं होता है। हाँ, अभी ये बता रहा था मैं कि अगर हम टेम्परेचर देंगे तो इसके वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ेगी। पहले आराम आराम से वाइब्रेट कर रहा था, देखो इसका एम्पलीट्यूड था, बट अभी जब ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा वाइब्रेशन वाला। हर एटम का एम्पलीट्यूड देखिए पहले से ज्यादा हो गया, एम्पलीट्यूड इतना हो गया। ऐसे दूसरा एटम भी, इसका भी एम्पलीट्यूड पहले से ज्यादा हो जाएगा वाइब्रेशन वाला, है ना। ओवरऑल सॉलिड क्या होगा हमारा? एक्सपेंड कर जाएगा। मेन कॉज क्या है? इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, हर एटम का वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ओवरऑल सॉलिड में क्या होगा? एक्सपेंशन हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया? क्यों एक्सपेंशन होगा? ये रीजन है। तो 3 टाइप के एक्सपेंशन होते हैं, लीनियर, सुपरफिशियल एंड क्यूबिकल। फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दूं? ये देखिए पहला आ गया फॉर्मूला। सुपरफिशियल में एरिया आता है, क्यूबिकल में क्या होगा? क्यूबिकल में वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी, मतलब डेल्टा एल, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा एरिया ए नॉट बीटा डेल्टा टी, डेल्टा वी पी नॉट गामा डेल्टा टी। चेंज इन लेंथ, चेंज इन एरिया, चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो मैं रिलेशन बता देता हूं। आप एक रेक्टेंगल बना लो, लेंथ यहाँ लिख लो आप, एक्स इधर ले लिया, वाई, या एल एक्स एल वाई ले लूँ, एल वाई एल एक्स ले लिया, लेंथ एल एक्स एल वाई। इसका एरिया देखो होगा प्रोडक्ट एल एक्स इंटू एल वाई। डेल्टा एरिया अपॉन एरिया, डेल्टा एल एक्स अपॉन एल एक्स प्लस डेल्टा एल वाई अपॉन एल वाई। एरिया में तो बीटा आएगा, है ना। देखो एरिया में बीटा आ गया, बीटा डेल्टा टी, एल एक्स में अल्फा एक्स डेल्टा टी, सेकेंड में अल्फा वाई डेल्टा टी। तो बीटा का रिलेशन देखो आ गया अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। इफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा वाई, कंडीशनल है ये। अगर इक्वल है, होता है 99% केस में, है ना, देन हम बीटा क्या लिख देंगे? 2 अल्फा, बीटा इज 2 अल्फा। अगर आपको लगता है दोनों इक्वल हैं तो बीटा को आप 2 अल्फा कर सकते हैं।
बच्चा आपने ये एफ जो लिखा था ऊपर स्प्रिंग वाले में, उसकी फुल फॉर्म क्या थी? कहाँ लिखा था स्प्रिंग वाले में? F इज इक्वल टू 6, मतलब उसका पूरा वर्ड क्या था? बताओ भैया, इसका क्या मतलब होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम सुनी नहीं हो सिमरन? गैस में सुना होगा तुमने, सॉलिड में तो सुना ही नहीं होगा। सॉलिड में भी होता है, ठीक है, जैसे गैस में होता है यहाँ भी होता है। जैसे क्लास में क्वेश्चन आया था ना एक बार मेडिकल में, एक चींटी मूव कर रही है सरफेस पर, आंट इज मूविंग ऑन द सरफेस, क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम? ऐसे चींटी जा रही थी, बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 2 होगा। कैसे दो? ये प्लेनर मोशन है ना, प्लेनर में 2 एक्सिस हो सकती हैं, 2 एक्सिस प्लेनर में होंगे, समझ गए ना? तो ये पॉइंट है, 2 एक्सिस होती हैं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमेशा वो गैस नहीं पूछते हो, कुछ भी पूछ लेंगे, है ना? इसकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। इंडिपेंडेंट टर्म जितने भी काइनेटिक एनर्जी के बनते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। अलग अलग जितने भी काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन बनेंगे सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। अच्छा देखो, सिमिलरली गामा इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। यहाँ भी अगर आपको लगता है न्यूमेरिकल में कि आप हर डायरेक्शन में इक्वल ले रहे हैं, अल्फा एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड आप इक्वल लेने जा रहे हैं, तो आप गामा को 3 अल्फा कर सकते हैं। गामा इज 3 अल्फा। इसके एप्लीकेशन देख लो, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखे हम लोग, बायोमेट्रिक स्ट्रिप। जैसे हमने 2 स्ट्रिप ले लिया है, देखो साइड बाय साइड इनको लगा रखा है, कनेक्टेड आपस में। टेम्परेचर दिया, तो देखा कि जो ये वाली तो इनर वाली बन गई सर्कल, और ये आउटर वाली सर्कल बन गई। देखो ऐसे, ऐसा दिखा डायग्राम। समझे आप? डायग्राम कुछ इस तरह का दिखा, तो आपको बताना है कि किसका अल्फा ग्रेटर है, अल्फा 1 और अल्फा 2। हीट करने के बाद सेकेंड डायग्राम दिखा, तो ये देख कि आउटर सर्कम्फरेंस किसका ज्यादा होगा, इनर वाले सर्कम्फरेंस ज्यादा होगा। किसका सर्कम्फरेंस ज्यादा है? लंबाई पहले इक्वल थी ना, आउटर वाले का लेंथ ज्यादा बढ़ गई, उसका अल्फा ज्यादा। मेडिकल में ही पूछते हैं बस, अल्फा किसका ज्यादा है, या लैंग्वेज में डाल दिया कि आउटर रिंग किसकी बनेगी, अंदर वाले किसकी बनेगी। दूसरा पॉइंट लिखिए, लेंथ मेजर्ड बाय स्टील टेप। लेंथ मेजर्ड बाय स्टील टेप। तो हमने एक पहले तुमने एक कोई कॉटन ले लिया या कॉटन थ्रेड ले लिया, लेऊंगा तो पर ब्लीडिंग आ रही है। याद रखिए ये कॉटन थ्रेड है, मेटालिक नहीं है। कॉटन में लंबाई बढ़ेगी नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने से जल जाएगा, बेशक तो बढ़ेगा नहीं। कॉटन इंसुलेटर है, जो भी बर्न होते हैं समझ लो इंसुलेटर होते हैं। ट्रांसपेरेंट चीजें कभी बर्न होती नहीं है, सुना है ऐसा कि नहीं? क्यों ट्रांसपेरेंट वाले क्यों बर्न होगा? वो हीट रखेगा नहीं, कैसे बर्न हो जाएगा?
हीट रखा है तब तो टेम्परेचर बढ़ेगा। वो तो आया, पास कर दिया, अपने पास तो रखा ही नहीं, तो क्यों गर्म होगा भाई। आप कार में बैठिए, शीशे बंद कर लीजिए, देखना आपके पसीने आ जाएंगे गर्मी में। वो शीशा का उतना जल्दी नहीं पसीने आने वाले हैं। तो ट्रांसपेरेंट है, सारा अंदर पार कर दे रहा है। कॉन्सेप्ट समझे? बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना इसका। जैसे आपको किसी तरह की परेशानी हो, नंबर खराब हो गया, आपके दिमाग में प्रेशर आ रहा है परफॉर्मेंस को लेके, कहीं कोई आपके लाइफ में मिसहैपनिंग हो रही है, तो आपने पास मत रखिए, घर वालों को बता दो। पेपर देते ही बता दो आज पेपर बहुत बेकार हुआ, दो चार आंसू टपका दे। लड़की लड़की होती है, रिजल्ट की चिंता ही नहीं है। मुझे पता रिजल्ट आएगा तो क्या पढ़ना है। वो तो उसी दिन रो रही थी, आप क्या डांटे उसको। वो तो आते ही बता दी मेरा पेपर खराब हो गया था। तो वो सपोर्टिव साइड चले जाएंगे पेरेंट्स के। जो अगेंस्ट होते हैं ना, वो सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं उसी दिन से। और आप रखे रहेंगे अंदर, 10 दिन रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अंदर अंदर परेशान हो रहे हैं, अरे यार पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा, क्या होगा, बर्न होते जा रहे हो तुम। तो रहेगी डर। इसलिए कोई भी काम गड़बड़ हो रहा हो तुरंत बताओ, घर वालों को बताओ, ट्रांसपेरेंट बनो। तुम मस्त रहो, अपना काम करना शुरू कर दो। टेंशन पालने से क्या फायदा है ना। हमेशा जिंदगी में याद रखना, ट्रांसपेरेंट बनना पूरी लाइफ में, कभी कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। तो थ्रेड लिया, थ्रेड कॉटन का है, ये इंसुलेटर है, टेम्परेचर से लंबाई नहीं बढ़ेगी। हमने स्टील का टेप यूज किया है। ये देखिए, हमने देखा कि इसका रीडिंग है ये ना 0 1 2 3 4 5। ये 0 1 2 3 4 5 इसकी रीडिंग है। हमने देखा 5 सेंटीमीटर इसने बताया इसकी लेंथ, राइट बेटा। ये नॉर्मल टेम्परेचर था, या मैं 0 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूँ। जब हमने T डिग्री सेल्सियस ले लिया तो कॉटन का तो कुछ नहीं होना, स्टील टेप लंबाई तो बढ़ेगी, ये तो मेटल है ना। बोलो, लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई। देखो डिवीजन थोड़े बड़े बड़े हो गए, सारे डिवीजन थोड़े एक्सपेंड हो गए। फाइव डिवीजन आगे चला गया, समझे आप। 5 आगे चला गया। ये कुछ 4.2 के आसपास आया रीडिंग। देखना एक्चुअल रीडिंग ज्यादा है या फिर ये अभी जो आई है मेजर्ड वाली। एक्चुअल तो 5 थी और मेजर्ड कितनी आई अभी 4.2 आई ना। तो एक्चुअल वाली ज्यादा है, मेजर्ड वैल्यू कम हो गई। पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग हैं। फॉर्मूला क्या बनाऊं फिर मैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि इनिशियल राइट में लेते हैं और फाइनल वाले लेफ्ट में लेते हैं ना। पर आप देखो ये तो इनिशियल वाली तो ज्यादा है, 4.2 तो कम है। ये पहला ऐसा आंसर है जहां एक्चुअल लेफ्ट में आई है और मेजर्ड राइट में होती है। लॉजिक कैसे बनाएंगे समझ में आ रहा है। मेजर्ड कम है, उसमें मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट से, तब जाके वो 5 बनेगी। एक्चुअली आपको डाउट पता है कहाँ होता है बच्चों को, वो समझते हैं कि मैं स्टील का लिख रहा हूँ, मैं स्टील की लंबाई नहीं लिख रहा हूँ। मैं स्टील की लंबाई तो बढ़ गई, देखो स्टील लंबाई तो इतनी बड़ी हो गई, स्टील का लेंथ थोड़ी लिख रहा हूँ मैं। तो मैं कॉटन की लंबाई बता रहा हूँ कि कम बताया ज्यादा बताया। पहले उसने कॉटन की लेंथ 5 सेंटीमीटर बताया, अभी उसने कॉटन लेंथ 4.2 बताया। तो 4.2 छोटा है, तो हम उसके हिसाब से आंसर बता रहे हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं, ना कि स्टील के लिए लिख रहा हूँ। स्टील की लंबाई तो बढ़ी है, समझ आया पॉइंट। मेजर्ड वैल्यू कम हो रही है। ये डाउटफुल चीजें हैं, इसका आप ध्यान रखिए। यहाँ बच्चों को याद नहीं आता, अरे ये तो मेजर्ड राइट में चली गई। अब दूसरा हाँ अब इसके अलावा भी केस हो सकता है, जैसे मान लो कि उसका भी मेटल बना दिया तुमने, थ्रेड को भी मेटल बना दिया,
उसका भी एक्सपेंशन हो रहा हो कुछ, तब तो फिर दोनों का देखना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तुम्हारे क्वेश्चन में देखना, जरा निकालना, इसमें क्वेश्चन निकालना पीछे, उसने बात किया तो देख लेते। पेज नंबर 113 के एग्जाम्पल दिया है, दोनों को लंबाई बढ़ा रहा है। पढ़ना क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर बताओ 6। देखो बेटा बच्चों, एग्जाम्पल 6 पेज नंबर 113, सॉल्व करिए सॉल्व। क्या था उसमें, दोनों की लेंथ बढ़ रही है हैं? बस, तो फिर क्यों कर रहे हो, फिर कर क्यों रहे हो फिर? नहीं, मुझे दोनों बढ़ने वाली चाहिए। एक्सरसाइज में जाओ, फिर वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे थे ना वो। देखना क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 135। ये देखो क्वेश्चन, करो इसे। अच्छा 5 भी कर लेते हैं, पहले 5 नंबर करो। फाइव नंबर देख, तो अल्फा एक्स अल्फा बाय अल्फा जेड तीनों दिया है ना, सीधे ऐड कर देना, गामा आ जाएगा। मत करो यार तुम, कुछ चीजें पढ़ के कर लिया करो यार। अरे अल्फा एक्स अल्फा बाय अल्फा जेड दिया, गामा ऐड हो जाएगा, और क्या इसमें करना क्या है। 2 देखो बायोमेट्रिक वाला आ गया, यहाँ इसने डायग्राम भी बनाया है। तो अल्फा किसका ज्यादा होगा, कॉन्वेक्स वाला, कॉनकेव अंदर वाला होता है ना, कॉन्वेक्स साइड अल्फा ज्यादा है, तो 3 का आंसर दे देना, राइट। चलो मैं पहले आपको 6 नंबर बता रहा हूँ अभी, देखिए 6 नंबर। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं होगी अब, पढ़ना तो यहाँ आओ। बैठे बैठे घर में स्क्रीन शेयर कर रहे हो तुम लोग, मैं स्क्रीन शेयर बंद कर दूंगा आगे से। क्लासरूम खाली पड़ी है सब, देखो ये भी आदत नहीं खराब हो गई लोगों की, अब देखना घर से निकलना नहीं चाहेगा कोई। सारे कॉलेज वाले बच्चे वेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन थोड़ा चलता रहे, उनके एग्जाम घर से हो जाए। जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब मेडिकल कॉलेज वाले भी तो सब बैठे पड़े घर पे, आते रहते हैं बिजनेस मिलने। अभी तक शुरू थोड़ी ना हुआ, कॉलेज गए नहीं वो, कुछ नहीं, तो अभी क्लासेज भी नहीं हुई। नहीं, 1-2 कॉलेज में नहीं हुई है, कुछ जगह हो गई है। पटना एम्स में तो बच्चे जा रहे हैं, उस दिन आए थे सब बता रहे थे, वहाँ जा रहे हैं। कुछ अभी यहीं बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं।
तो एग्जाम घर से हो जाता है, बढ़िया मस्त, ओपन बुक। बट 10th 12th वाले नहीं होंगे, अब श्योर हो गए 12वीं और 10वीं वाले कि अब नहीं बचाना पड़ेगा। एक तरह देखा जाए तो ये गंदी आदत हो गई। चलो देखो, इसमें अल्फा एस का भी है और कॉपर का भी है। लंबाई दोनों की बढ़ेगी क्योंकि वो थ्रेड नहीं है, समझ गए ना। लंबाई इसकी बढ़ेगी, उसकी भी बढ़ेगी, तो दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके एक डिफरेंस आएगा। भाई मान लो मैंने बताया, जैसे एग्जांपल देख, हमें बताया 5 सेंटीमीटर है ना, स्टील टेप ले लिया तो इसने 5 बताया था, नहीं 5 बताया था। अब तूने टेम्परेचर बढ़ाया तो स्टील की लंबाई तो बढ़ गई, यहाँ आ गया करो 4.2, पिछला एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4.2 राइट। और ये ऊपर वाला थ्रेड भी बढ़ गया, इसकी लंबाई भी इंक्रीज हो गई थोड़ी सी, वो भी तो बढ़ गया। तो अब 4 पॉइंट थोड़ी बताओगे तो इतना बताना पड़ेगा ना इसकी लंबाई। ये पॉइंट समझ रहे हो, कौन सा ज्यादा बढ़ रहा है, कौन सा छोटा कम बढ़ रहा है। वो 5 से पीछे आया लेकिन ये भी थोड़ा आगे गया, तो अल्टीमेटली जो डिफरेंस आएगा वही तो आंसर बताएंगे। अब डिफरेंस कितने ऑप्शन में दिख रहा है, एक ही आंसर होना चाहिए। फिर प्रैक्टिकल देखना कि वो भी थोड़ा अगर आगे गया तो डिफरेंस पहले 5 से 4.2 हुआ था, समझो जरा, जब 5 से 4.2 हुआ था, ये भी थोड़ा आगे गया है तो 4.2 नहीं आया है, 4.4 या 4.3 के आसपास आया, क्योंकि वो भी आगे चला गया थोड़ा सा, है ना। 5 से 4.2 का गैप ज्यादा आया था, 0.8। अब 4.3 से गैप छोड़ देखोगे तो कम आएगा। पॉइंट समझ रहे हैं। तो आंसर मेरा जो आएगा एक्चुअल से क्या आएगा, कम आएगा। पिछली बार जो आंसर आया था उतना नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखना है। समझ आया या नहीं आया। तो फिर क्या, फिर ज्यादा बताएगी, फिर अल्फा अल्फा सी माइनस अल्फा स्टील कर दो, वो तो अल्फा किसका ज्यादा उसके हिसाब से बताऊंगा आंसर। मेरा मतलब है कि अब इसमें जाके कैलकुलेशन में फंसना नहीं है, लेके यार हो ही नहीं रहा है कैसे करूं। अरे 4 ऑप्शन हम तो ऐसे मार देंगे, आंसर करेंगे क्यों, सीधे आंसर इसे दिखाएंगे ये आंसर है। चलो आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट देखो। देखो दूसरा पॉइंट लिखना है, एक्सपेंशन ऑफ कैविटी। एक्सपेंशन ऑफ कैविटी, तो आपको करना ये है, इसकी फोटो लेनी है, फोटो को जूम करना है, ठीक है। जो आंसर है बता दो। देखो ऑन हीटिंग कैविटी की साइज क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी। फोटो लो के जूम करो पता लग जाएगा। तो ये भी बढ़ जाएगी, ये भी बड़ी कैविटी हो गई, देखा, सारे बढ़ेंगे। तो आपके लिख लो, इट इज फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। तो डाउट हुआ फोटो लीजिए, सीधे सीधे आंसर बताइए। जैसे ये इसके अंदर हमने 2 छोटे छोटे होल बना दिए, डिस्टेंस बिटवीन होल स्मॉल डी है, रेडियस r1 r2, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर l। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, पूछेगा l में, r1 में, r2 में क्या फर्क पड़ेगा, d में क्या फर्क पड़ेगा। अंदर 2 कैविटी बनाया स्मॉल साइज r1 r2 की, तो आपसे 3-4 चीज पूछ रहे हैं कि कैविटी के रेडियस में क्या इफेक्ट आएगा, सेपरेशन बिटवीन सेंटर्स ऑफ होल में क्या फर्क पड़ेगा, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर में क्या फर्क पड़ेगा। क्या आंसर बताना चाहते हैं। डी स्मॉल हो जाएगा सर, डिक्रीज होगा डी। डायग्राम बना लिया कॉपी में।
फोटो लो, मोबाइल जूम करो, लो तभी तो आंसर पता लगेगा, ऐसे कैसे पता लग जाएगा? जिसके पास मोबाइल है फोटो लो, उसे जूम करो। फोटो ले देखा? हाँ जितने इतना टाइम लगेगा फोटो लेने में, उसका ले रहे हो, अपने कॉपी के ले लेते। लिख लो ये रिलेशन। ठीक है, सर जी देखिए। इंक्रीज होगा। मुझे क्या बता, फोटो लेके देख। मैं तो बोल दिया फोटोग्राफी का ऐसा ही एक्सपेंशन लग होता रहा है। है सर। डी नहीं तो बढ़ रहा सेम है? लग रहा है। नहीं बढ़ेगा। कैसे फोटो ले रहे हो यार तुम लोग? फोटो लो के जूम करोगे तो मतलब डी नहीं बढ़ रहा है? जूम में तो सारे बढ़ता है, ये थोड़ी नहीं कि सिर्फ वही बढ़ेगा, सब बढ़ते हैं। तो इसका रीजन जान लो, किसी का अल्फा नेगेटिव नहीं होता है, अल्फा हर किसी के लिए पॉजिटिव होता है। तो अल्फा अगर पॉजिटिव है तो बढ़ेगा बढ़ेगा, घटेगा क्यों? मैं हर किसी में फॉर्मूला वही डालूंगा। समझ आया? सबसे बढ़िया है कि आप फोटो लेके जूम करके आंसर बताना, करेक्ट आंसर आएगा। क्या टाइम वेस्ट करना बताओ? बक बक करते हो, समझते नहीं हो कुछ भी। चलो दूसरा लिखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम मेजर्ड बाय पेंडुलम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन टाइम मेजर्ड बाय पेंडुलम। कि देखिए बेटा, पेंडुलम है, टाइम का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2π√L/g होता है। तो इफेक्ट चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, हमने फ्रैक्शनल चेंज लिया है, 2π कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, हाफ इनटू डेल्टा L/L, and delta L/L is equal to alpha into change in temperature, alpha into change in temperature. So delta T upon T हाफ अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर। मैंने टेम्परेचर चेंज को थीटा ले लिया है क्योंकि मैंने टाइम को टी दिखा दिया है। सो चेंज इन टाइम इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा। तो पॉइंट देखो, ध्यान ये देना, ये फॉर्मूला चलो हो गया, फॉर्मूला ये ध्यान रखना, मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो लेंथ बढ़ जाएगी पेंडुलम की, बढ़ेगी ना? तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। बताओ आपकी क्लॉक स्लो हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। हो जाएगी। तो अगर 1 वीक का, अगर हम एक दिन का टाइम मेजर करेंगे तो वो कम बताएगा टाइम, ज्यादा बताएगा 24 आवर से? अच्छा, घड़ी स्लो हो गई, टाइम ज्यादा बताएगा? कम बताएगा। एक एक्यूरेट क्लॉक है, एक तुम्हारी स्लो हो गई, उसमें बज गया जी 12 अगले दिन, तेरे में तो फिर 11 हो रहा, 10 हो रहा होगा। हाँ, तो ये लॉस इन टाइम बताएगा, ये वर्ड लिखना, लॉस इन टाइम। फॉर्मूला वही डालना, आंसर को लॉस बताना। नहीं, स्लो गलती से लिख दिया, स्लो हो गई है। क्लॉक हमारी स्लो हो गई है, तो लॉस इन टाइम बताना, टाइम का कम ही हो गया, मतलब कम टाइम बताया, मतलब ये कि कम टाइम बताया, शॉर्ट एंड लेस बताया।
1 वीक का टाइम, 1 मंथ का टाइम, 1 डे का टाइम मेजर करेंगे तो कम टाइम बताएगा, एक्यूरेट क्लॉक ज्यादा बता रही थी। ऐसे इसका दूसरा केस भी लिख लो, लिख डालो। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज, लेंथ डिक्रीजेज, टाइम पीरियड डिक्रीजेज, टाइम पीरियड कम हो गया, आपकी क्लॉक फास्ट हो गई है ना, 24 आवर से ज्यादा टाइम बता देगी आपकी, नहीं बताएगी तो जल्दी चल रही है ना, तो ज्यादा ऑसिलेशन कर लिया। जो टाइम बताएगा वो मोर देन 24 आवर बताएगा, मोर देन 1 वीक के टाइम को ज्यादा बताएगा, तो ये हमारी गेन इन टाइम बोली जाएगी। जो हम आंसर आएगा हम गेन बोलेंगे, वहां लॉस नहीं बोलेंगे। फॉर्मूले में चेंज नहीं है, तो टाइम में हम गेन लिखेंगे। हाफ अल्फा टी डेल्टा थीटा। हो गया बच्चे, समझ आया? पेज हटा दूं बच्चों? कोई डाउट है किसी को पूछना है? फास्ट और स्लो में कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है? स्लो होने का मतलब कि टाइम कम बताया है, तो लॉस इन टाइम बताया है, गेन इन टाइम बताया है। थोड़ा उल्टा हो रहा है, ध्यान रखना। टाइम पीरियड तो बढ़ गया, बट जिसका मेजर किया उसका उसने कम बताया। जैसे स्टील टेप वाला नहीं देखा, स्टील टेप की लंबाई तो बढ़ गई थी, बट जिसको मेजर किया वो 4.2 बताया। लॉस इन हुआ ना, रीडिंग में तो लॉस हुई 5 से 4.2। सेम यहाँ पे है, टाइम पीरियड तो बढ़ जाएगा, लेकिन जब मेजर करेगा तो उसको कम बताएगा आंसर। उसको सेम कॉन्सेप्ट है, जो लगाया था वही वाला यहाँ लगाना, कोई अलग नहीं है। दूसरा लिखो आप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अपथ्रस्ट ऑन बॉडी, अपथ्रस्ट। तो देखिए कोई बॉडी है ये, इसका कुछ फ्रैक्शन वाटर के अंदर है, V0 पार्ट विद इन लिक्विड है, रो नॉट डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, नॉट बॉडी। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, साइज थोड़ी इसकी बढ़ गई है, देख रहे हैं ये V डैश हो गई है। अभी नीचे वाला पार्ट ये भी इनसाइड वॉल्यूम है, पहले V0 था, अभी V डैश हो गई है। और जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, घट जाएगी डेंसिटी, वॉल्यूम बढ़ता है ना, डेंसिटी घट जाएगी। एक्सपेंशन हो गया ना, तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए, डेंसिटी कम हो जाएगी, मास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा करने से मास वेरी नहीं करेगा, वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, डेंसिटी कम होगी। वॉल्यूम जब भी लिखा करो तो हमेशा ज्यादा किया करो लिक्विड को, डेंसिटी कम किया करो। तो डेंसिटी लिखने जाएंगे लिक्विड की, तो आप लिखना रो नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। डेंसिटी वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है, आप तो समझ रहे हो, मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होती है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। कोई डाउट है किसी को? ये गामा लिखना, जो नीचे गामा, ये लिक्विड का है, तो आप इसके साथ L लिख देना, गामा लिक्विड। ऐसे V डैश लिखेंगे तो बॉडी का, V डैश तो बॉडी का है नहीं है, तो V डैश लिखेंगे तो आप लिखेंगे V0। देखिए पहले V0 था विद इन लिक्विड, उसमें गामा मेटल लिखेंगे। चला दी क्या, बट दबा दिया आपने ये दूसरा। देखिए बच्चे,
इनिशियल अपथ्रस्ट U नॉट, इनिशियल अपथ्रस्ट V नॉट, वॉल्यूम विद इन लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाई स्मॉल g, V नॉट रो नॉट इंटू जी। ये बॉडी का पार्ट है जो लिक्विड के अंदर है, डेंसिटी भी बॉडी लिक्विड की है। सेकेंड केस में देखो U क्या होगा, वॉल्यूम विद इन लिक्विड V डैश, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो डैश मल्टीप्लाई बाय जी। ये फॉर्मूला थ्रस्ट का होता है ना, वॉल्यूम बॉडी विद इन लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय जी। ये अब थ्रस्ट का फॉर्मूला है। डालो वैल्यू डालो, V डैश रो डैश की वैल्यू डालो इसमें। तो देखिए V नॉट रो नॉट जी, V नॉट रो नॉट जी, ये हो गया हमारा इनिशियल अपथ्रस्ट, नहीं, V नॉट रो नॉट जी इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, गामा मेटल इन न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। अब यहाँ अपथ्रस्ट ज्यादा होगा कम होगा ये बात डिसाइड होगा दो से, गामा मेटल से गामा लिक्विड से। नहीं, अब यहाँ केस बना, मम्मी फोन दे जाओ अपना। मेरा स्पीड टेस्ट कर दे, दिन में एक बार तो वो नहीं है। ठीक है ना, जो ग्रेटर होगा उसके हिसाब से देंगे। लिखना अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। आप तो एक्सपेंशन ही पढ़ाते रह गया, मुझे कैलोरीमेट्री भी पढ़ानी थी। है तो छोटा सा टॉपिक, इसमें केसेस बहुत बन जाते हैं। बेटा देखो, जब भी किसी लिक्विड को आप एक्सपेंड करेंगे, हीट करेंगे, तो नेचुरली किसी कंटेनर में ही रखेंगे, ऐसे तो डायरेक्ट हीट हम कर नहीं सकते हैं। तो दो केस यहाँ बनाते हैं हम लोग। पहले केस में हमने मेटल को मान लिया कि मेटल का अल्फा या गामा 0 है, मतलब नो एक्सपेंशन इन कंटेनर। और दूसरे वाले का अल्फा है, मतलब गामा कितना होगा 3 अल्फा, गामा भी ले सकते हैं 3 अल्फा भी ले सकते हैं क्योंकि मेटल है। और इसके अंदर आपने लिक्विड लिया हुआ है, देखो ये
यहाँ भी लिक्विड है, वही वाली लिक्विड है। तो यहाँ दो अलग अलग केस बनते हैं। देखो अगर आप मेटल एक्सपेंशन 0 कर देते हैं तो हम जो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड मानेंगे उसे रियल एक्सपेंशन मानेंगे, मतलब जो एक्सपेंशन आप बताओगे वो रियल एक्सपेंशन होगा। बट अगर मेटल भी एक्सपेंड हो रहा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, हम लोग तो लिक्विड पे नजर लगा रखे हैं कि देखें लिक्विड का क्या होता है, जो कि मेटल बॉडी भी एक्सपेंड हो गई है, तो यहाँ होगा अपरेंट एक्सपेंशन। एक्सपेंशन दो तरह के हैं, अपरेंट एंड रियल। इसमें गामा आर लिखते हैं, इसमें गामा अपरेंट लिखते हैं। ज्यादा कौन होगा, गामा रियल गामा अपरेंट? गामा रियल ज्यादा होगा। रियल। और इक्वल करेंगे तो इसमें आपको गामा अपरेंट में ऐड करने पड़ेंगे मेटल के बॉडी का एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, मतलब गामा अपरेंट में +3 टाइम्स ऑफ गामा मेटल, या फिर उसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ अल्फा भी, या फिर इसे आप लिख सकते हैं गामा अपरेंट प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ, नहीं 3/2 टाइम्स ऑफ, क्या लिखेंगे, एक मिनट मैं बीटा लिखना चाहता हूँ। तो अल्फा बीटा गामा में 1 to 3 का रिलेशन है, तो गामा बाई बीटा ठीक है 3/2 आएगा, गामा बाई बीटा 3/2 आए ना, तो गामा को हम जाएंगे 3 बाई बीटा ऑफ अल्फा भी ले सकते हैं, 3/2 बीटा ले सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ऑप्शन में ध्यान रखना है अल्फा बीटा गामा का 1 to 3 रिलेशन है, तो गामा बाई बीटा इज 3/2, तो गामा रिप्लेस बाई 3 बीटा बाई 2। याद रखना बेटा गामा रियल भी लिक्विड के लिए है, गामा अपरेंट भी लिक्विड के लिए ही है, बोथ आर फॉर द लिक्विड। अल्फा मेटल के लिए, बीटा मेटल के लिए, मेटल में तीनों डिफाइन होते हैं, लिक्विड में अल्फा बीटा डिफाइन नहीं है, सिर्फ गामा डिफाइन है बस। आया समझ में? देखिए आप लास्ट पॉइंट थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस। Baby, you die on the second course, you don't come back to the second course here. You go back to the first course, and you have to beat that to come back here. Thermal stress. I don't understand. That's why all these kids slap the concrete. I'm gonna attempt it. All right, so fall here, you fall here. Wait, all right. I would have died if I wasn't in creative. They're all getting stuck up there. Look, they're not even making it down here, dude. There's a लंबाई देखिए दिया है, Chandler's over here. क्रॉस सेक्शन एरिया है। मैं टेम्परेचर को कम कर रहा हूँ, टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो वायर देखना टाइट होगा लूज होगा, टाइट नहीं होगा वायर, टेम्परेचर कम करोगे तो ये तो छोटा होगा वायर, नहीं वायर टाइट होगा। ठंड में देखो वायर टाइट हो जाते हैं, गर्मी में लूज हो जाते हैं, जहाँ कपड़े डालते हो ना देखो गर्मी में नहीं लग जाएगा नीचे। तो इसमें वायर में टेंशन आएगा, टाइट का मतलब टेंशन आया नहीं, तो लिखना जरा स्ट्रेस होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ रिप्लेस बाय अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी। और स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया F by A। So force is equal to Y area
अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, वाई एरिया अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, ये रिलेशन है वाई एरिया अल्फा डेल्टा टी। समझ आए बेटा? ये फोर्स है, स्ट्रेस तो ये है, स्ट्रेस तो यही है, नीचे वाला फोर्स है। जैसे बुक में एग्जांपल मैंने देखा, अभी क्वेश्चन है कि दो वायर कनेक्टेड हैं सीरीज में, ये देखो दो वायर सीरीज में कनेक्टेड हैं, समझे? इसकी लेंथ L1 है, या इक्वल लेंथ ले लो, जैसा भी लेना हो, अल्फा 1 अल्फा 2 y1 y2, राइट, y1 y2। तो हमने देखा कि टेम्परेचर ज्यादा करने से इसका जंक्शन शिफ्ट नहीं हो रहा है, जंक्शन रिमेन्स एट द सेम पोजीशन। कौन सा नंबर है? 16 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 145। नहीं मिला तुम्हें? क्या इधर देख रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन ट्राई मारिए, देखिए कौन सा आंसर सही करना चाहते हैं आप। पेज 145, क्वेश्चन नंबर 16, डायग्राम बना हुआ है। बेटा जंक्शन शिफ्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या? देखो पहले वायर का टेम्परेचर बढ़ाया घटाया? कुछ नहीं करूंगा, फिर क्वेश्चन क्यों सॉल्व करूंगा मैं इस चैप्टर में? है हाँ, टेम्परेचर तो देना ना, फिर भी ठीक है। टेम्परेचर बढ़ा लिया, चलो सपोज मैंने टेम्परेचर बढ़ा लिया, ठीक है जी। टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी लंबाई बढ़ गई, कितनी बढ़ जाएगी बेटा? L1 अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। बढ़ेगी लंबाई, नहीं बढ़ेगी पहले वाले की? टेम्परेचर से लंबाई तो बढ़ती है ना। और फिर क्या होगा? रिजिड सपोर्ट साइड से फोर्स लगाएगा, लंबाई बढ़ रही थी, क्या करेगा? कहेगा भैया मैं तो तुम्हें सेम रखूंगा, कि रिजिड सपोर्ट पीछे जाने वाला नहीं है। इसने फोर्स लगाया इधर से, इसने पुश किया अंदर की तरफ, तो स्ट्रेस लगा कॉम्प्रेसिव, लंबाई बढ़ी, बट फोर्स एंड वाला किधर लगाएगा? अंदर लगाएगा ना। तो फोर्स लगाए कंप्रेस करने के लिए, तो कंप्रेस का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा देखना, वाई चेंज लेंथ की बात कर रहा हूं, फोर्स बाय एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू लेंथ, नहीं। और ये कह रहे हैं कि लंबाई ओवरऑल नहीं बढ़ रही है, ये तो चेंज इन लेंथ है ना, देख ये दैट इज 0।
अरे पिछला तुम लोग अब पिछला वाला से वही रिजल्ट है, पीछे वाला रिजल्ट है। एफ निकाल के देखो जरा, यहाँ से देखो एफ क्या आया। एफ क्या है देखो, y1 एरिया, L1 कैंसिल, अल्फा 1 डेल्टा टी। एफ आया नहीं आया देखो, ये तो है देखो। अरे फिर से लिखो मत यार, मैं समझा रहा हूँ, समझ फॉर्मूला तो भाई पीछे वाला ही है। अब जो फोर्स इसके लिए आएगा वही फोर्स उसके लिए आएगा। आप नीचे से ले लो, आप नीचे वाला फॉर्मूला देख लो, वाई ए अल्फा डेल्टा टी। अगर जंक्शन इधर उधर नहीं हुआ तो इसका मतलब दोनों साइड से सेम फोर्स लग रहे होंगे, तो फोर्स इक्वल कर दे तो y1 अल्फा 1 इज इक्वल टू y2 अल्फा 2, y1 अल्फा 1 इज इक्वल टू y2 अल्फा 2। समझ आया नहीं आया? ये था इसमें, और क्या है? एक और न्यूमेरिकल कैलकुलेटर था। चलो एक और न्यूमेरिकल करना, पेज नंबर 135, 9 नंबर 9, 135 9। सर कौन सा क्वेश्चन करना है? जाओ तुम आराम से, थोड़ी देर बाद आओ घूम टहल के। कौन सा क्वेश्चन करना भाई? पेज नंबर क्या बताया था? 135, क्वेश्चन नंबर 9। बताइए आंसर, बताइए। बताना बेटा, गामा रियल इक्वल होते हैं। गामा रियल तो एक ही होगा ना, चाहे जिस कंटेनर में भी डालोगे उसी से करो। गामा रियल इक्वल टू गामा रियल, रियल गामा थोड़ी मैं चेंज करूंगा। तो गामा पहले वाले का अपरेंट गामा 3 टाइम्स ऑफ लीनियर फर्स्ट कंटेनर के लिए, सेकेंड वाले में अपरेंट गामा प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा 2 ऑफ सेकेंड। तब क्या निकालना पता नहीं, देखो एबीसी केस का क्या दिया है। गामा रियल पहले इक्वल करो। फर्स्ट वेसल में जाओ, उसका गामा 1 देख लो क्या है अपरेंट, उसका लीनियर क्या है। सेकेंड वेसल में जाओ, गामा 2 देख लो अपरेंट क्या है, अल्फा 2 इसका लीनियर क्या है। क्या गिवन है, क्या पूछ रहा, आप देख लो। Best drone under 2000 with camera। सर सेकंड ऑप्शन आ गया, b माइनस a प्लस 3c/3। पीछे देखो जी आंसर, मैं बताऊंगा भी नहीं अब सब। अब थ्योरी जब पढ़ा देता हूँ, न्यूमेरिकल आप लोग किया करो। सब कुछ बता दिया, फॉर्मूला बता दिया, कर लिया करो। एक वाटर का और देख लो, वाटर कैसे एक्सपेंड होता है। दोनों एक साथ बता देते हैं।
फर्स्ट में वॉल्यूम लिया है, दूसरे में डेंसिटी लिया है। फर्स्ट में वॉल्यूम, दूसरे में लिया डेंसिटी। जिसका मतलब है काफी बैलेंस ड्रोन है जो कि बहुत शानदार 4 डिग्री सेल्सियस। देख सकते हो। हालांकि वॉल्यूम तो 4 डिग्री पे ज्यादा होता है हमारे कंट्रोलर में, बट स्टिल हम इसको रात को भी उड़ा सकते हैं, ऐसे। वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें दो जॉयस्टिक्स मिलेगी, डेंसिटी 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। ऊपर उल्टा लिखना दिया। बट स्टिल हम इसको रात को भी उड़ा सकते हैं। यस वॉल्यूम मिनिमम होगी। यहाँ पे हमें दो जॉयस्टिक्स हाँ। मिलेगी जिसकी मदद से डेंसिटी मैक्सिमम ऊपर या नीचे और दाएं और बाएं सारी जगह कंट्रोल कर सकते हो, और वॉल्यूम मिनिमम होगी, डेंसिटी मैक्सिमम। और सारी ऐसी फंक्शनैलिटीज हमें मिल जाएगी। तो देखो 0 से 4 डिग्री तक जाएंगे ना, साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम यूएफओ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ऐड कर सकते हैं। करने के वॉल्यूम बाद इज डिक्रीजिंग। हमें जो वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है, आप देख सकते हो बिल्कुल ही सारे 4 डिग्री के आगे अगर आप जाते हैं, 4 डिग्री ऑनवर्ड जाओ, कैमरा सैंपल्स की आप कैमरा सैंपल्स इसके देख सकते हो। वॉल्यूम डायग्राम देखो, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। नहीं, आफ्टर 4 डिग्री वॉल्यूम इंक्रीजेस। इसका मतलब पहले वाले में अल्फा नेगेटिव है, सेकेंड केस वाले में अल्फा पॉजिटिव है। वाटर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केस होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ड्रोन विद गुड कैमरा 4K। गामा भी कहते हैं। एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, लिक्विड है ना, गामा, अल्फा नहीं। लिक्विड में अल्फा डिफाइन नहीं है, गामा। तो वाटर में ये एनोमलस बिहेवियर है, 4 डिग्री के नीचे कुछ और होता है, आफ्टर 4 डिग्री कुछ और होता है। तो एक्सपेंशन खत्म हो गया। अगली क्लास हम लोग कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, स्पेसिफिक हीट वाला पार्ट, और प्लस थर्मल कंडक्शन कन्वेक्शन। वो पूरा क्लास नहीं चलेगा, ठीक है ना। मैंने प्रॉब्लम करा दिया है, आप कर लेना। थैंक यू सर।